नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ब्रिटिश भारत में उद्योगों का विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इतिहास अब पहले वाली इतिहास नहीं रह गया है। बीपीएससी, 7 पब्लिक सर्विस कमीशन और एक यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास को अब 4 भागों में बांटा गया है। एक जो आपको राजनीतिक इतिहास कहे जाते हैं, पॉलिटिकल इतिहास। दूसरा है आर्थिक इतिहास। तीसरा है आपको सामाजिक इतिहास। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा है सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास में साहित्य, स्थापत्य से लेके कला, संस्कृति, संगीत सभी चीजें हैं। तो आपको देखेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्थिक पहलू पर अगर आप नहीं ध्यान दिए तो आप पहले का इतिहास नहीं है कि राजा रानी के बारे में पढ़े और आप अच्छा नंबर ले आएंगे। अब जो है आर्थिक इतिहास पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको आधुनिक भारत में एक ही चैप्टर है और एक ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश भारत में उद्योगों की क्या विकास हुआ था, उसी पर आज हम समुचीन व्याख्या करेंगे। पूरा सोदाहरण आपको बताएंगे और इसमें मैं क्या-क्या बतलाने जा रहा हूँ, इस पर आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि आधुनिक उद्योगों के विकास में किन-किन प्रेरक पुरुषों का योगदान है। जो समय है वह ब्रिटिश कालीन भारत है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन वह आदर्श पुरुष हैं, कौन प्रेरक पुरुष हैं, कौन कैटलिस्टिक का काम किए, उत्प्रेरक का काम किए हैं, जो आज हम लोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि ब्रिटिश भारत के समय उद्योगों में विशेष करके सूती वस्त्र उद्योग हुआ, दूसरा पटसन उद्योग हुआ, तीसरा रेलवे का विकास हुआ, चौथा लोहा इस्पात उद्योग हुआ, एल्युमिनियम उद्योग हुआ और एल्युमिनियम उद्योगों के अलावे अन्य कई उद्योगों की व्यवस्था की गई और उसमें डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया चालू हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रेलवे में पूरे भारतीय परिदृश्य में थोड़ा-सा हम रेलवे की कैसे शुरुआत हुई उस पर भी चर्चा करेंगे विश्व स्तर पर। और अब हम आएँगे बीपीएससी को ध्यान में रख कर के बिहार में उसका क्या योगदान है। क्या आप जानते हैं कि बिहार के एक ज़मींदार ने आपको तिरहुत नाम से रेलवे का आपको नामकरण ही नहीं किए बल्कि रेलवे चलवाए, जिसमें एक वायसराय नहीं कई वायसराय उनके ट्रेन से चले। आपको महात्मा गांधी जी से लेकर के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और प्रथम उपराष्ट्रपति तक, राधा कृष्णन तक, सभी के सभी उस ट्रेन पर सवारी किए। और वह पहले जमींदार थे जिन्होंने अपना सूट बनवाया था, रेलवे सूट, जिसमें रहने, खाने, पीने, बैठ की सबकी व्यवस्था थी और वह सोने और चांदी से सजाया गया था। और यहाँ तक कि दरभंगा में आपको 3 स्टेशन, एक छोटे से दरभंगा शहर में उस ज़माने में 3 स्टेशन थे। एक अंग्रेज़ लोगों के चढ़ने के लिए लहेरियासराय, दूसरे में आपको आम लोगों के लिए अलग स्टेशन जो था वो था और तीसरे में आपको राजा के घर तक, ठीक है ना? राजा के घर तक पहुँचने, राजा के राज दरबार तक पहुँचने के लिए भी आपको नरगौना महल था, नरगौना पैलेस था, वहाँ तक पहुँचने के लिए यह पहला एक घर है, एक राज दरबार है, जहाँ पर रेलवे पहुँच जाती थी उनके राजमहल तक। तो यह प्रथम भारतीय थे, प्रथम जमींदार थे,
जिनके घर तक पहुंच जाती थी ट्रेन। तो यह इन सारे सफ़र के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पूरा आपको बीपीएससी, यूपीएससी और सातों पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्यान में रख करके यह बनाया गया है वीडियो। आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैसे सूती वस्त्र का शुरुआत हुई, ठीक है ना? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से पटसन उद्योग शुरुआत हुई, रेलवे का कैसे विकास हुआ, लौह इस्पात का कैसे विकास हुआ, एल्युमिनियम उद्योग का कैसे विकास हुआ और अन्य उद्योगों का कैसे विकास हुआ, इसी पर आज चर्चा और परिचर्चा है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आइए, मैं पहली बात बताना चाहता हूं कि ये प्रेरक तत्व हैं या प्रेरक पुरुष हैं। यह आपको उत्प्रेरक पुरुष हैं, जिनके प्रेरणा से आज भारत काफी आगे निकल चुका है। उसमें मैं आपको राव बहादुर महादेव गोविंद रानडे, जो 18 जनवरी 1842 से लेके 16 जनवरी 1901 में इनका कार्यकाल रहा है, जीवन का कार्यकाल रहा है। ये कैसे उत्प्रेरक बने हैं उनके बारे में भी बताएंगे। यह आपको काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग है, ठीक है ना? इनका क्या योगदान रहा है? सर फिरोज शाह मेहता का क्या योगदान रहा है, उनके बारे में भी बताएंगे। और आपको लाला लाजपत राय का क्या योगदान रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, तारदेव बम्बई के निवासी पारसी कावस जी, नाना भाई, दादा भाई नहीं, नाना भाई, दादा भाई नौरोजी थे, वैसे ये भी पारसी थे। नाना भाई दामार इनको कहा जाता है। आप लोग गलती से बहुत सारी पुस्तकों में मैं देखा हूं कि दामाद लिखा हुआ, दामाद नहीं, या दामार है, र है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने पहला सूती मिल बना करके भारत में आपको शुरुआत किए, प्रारंभ किए, यह बहुत बड़ी बात है। तो यह जो हमारे प्रेरक पुरुष जो हैं, आपको यह प्रेरक पुरुष 5 हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। या पंच पुरुष जो हैं, या आपको बहुत बड़े हमारी शुरुआती दौर के यह प्रणेता रहे हैं, जन जागरण किए हैं, आर्थिक जन जागरण किए हैं। आइए इनसे हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आधुनिक उद्योगों के विकास में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। यह सब आप लोग सभी लोग जानते हैं। और इसकी शुरुआत अंग्रेज को नहीं जाता है, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अंग्रेज लोग इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि उन्होंने प्रथम बार भारत का द्वार पश्चिम के लिए खोला और उसे पश्चिम उद्योगवाद तथा विज्ञान का एक हिस्सा प्रदान किया। लेकिन वे इस देश के अधिकतर उद्योगों को समाप्त करते रहे। यह बात हमारे प्रथम प्रधानमंत्री परम आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात को लेख करके हम लोगों को रेखांकित कर दिए है कि आप लोग इसके प्रेरक तत्व के रूप में अंग्रेज नहीं, बल्कि वह श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन वह तो सबको समाप्त करने की बात किए थे। आइए, मैं उस प्रेरक तत्व के बारे में बता रहा हूँ। महादेव गोविंद रानडे, जो जज थे, न्यायाधीश थे और बहुत बड़े समाजशास्त्री थे और औद्योगिकरण के ऐसे प्रथम उद्घोषक थे, प्रेरक थे, जिन्होंने देश के उद्योगों की स्थापना के लिए आम लोगों को भी आह्वान किया और आम लोगों को सहभागिता करने के लिए उन्होंने जोर लगाया। और उसी जोर के तहत आज बहुत कम दिनों में ही हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो यह प्रेरक तत्व हैं, हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, ठीक है ना? वह है राव महादेव
राव बहादुर महादेव गोविंद रानडे। राव बहादुर की इनकी टाइटल अंग्रेज के द्वारा दी गई थी, इसलिए राव बहादुर महादेव गोविंद रानडे साहब हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मैं आपको दूसरी बात बताने चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीयताओं ने देश की आर्थिक प्रगति की प्रथम शर्त आधुनिक उद्योगों की स्थापना मानते थे। हमारी राष्ट्रीयकरण नेशनलिज्म की बहुत बड़ी बीजांकुर ये प्रेरक तत्व लोगों ने ही दिया, जिसके चलते आज हम लोग आगे बढ़े हैं। और मैं बतलाना चाहता हूँ यहाँ पर केटी तलंग साहब हैं और या फिरोज शाह मेहता हैं। इन्होंने 1870 ईस्वी में बंबई में साबुन का कारखाना खोल कर के लोगों का एक उत्तम उदाहरण दिए। यह एक बहुत बड़ी प्रेरक तत्व के रूप में है। आइए केटी तलंग साहब और फिरोज शाह मेहता ने 1870 ईस्वी में बंबई में साबुन का कारखाना खोलकर शुरुआत किए। यह साबुन का कारखाना है जो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। वह आज जो है साबुन का देख रहे हैं कितना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, एक से एक साबुन की वैरायटीज बना दिए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत नवांकुर के रूप में इन्होंने जो प्रेरक तत्वों के रूप में इन्होंने जो प्रेरणा दिया, उसी का परिणाम स्वरूप ही यह आज हम पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं और आज सब भारतीय लोग औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको देना चाहता हूँ कि यह आपका जो तिकड़ी बंबई के तिकड़ी जो बनी थी, उस तिकड़ी में यह 2 आदमी आपको केटी तलंग साहब और फिरोज शाह मेहता जी हैं। वैसे एक और तिकड़ी में बदरुद्दीन तैयब जी, वो भी जाने-माने बैरिस्टर रहे हैं। तो यह 3 तिकड़ी कहलाते हैं, जिसमें केटी तलंग साहब, सर फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, जो तीनों आदमी बंबई के तिकड़ी कहे जाते हैं। जी और इन दोनों ने तो साबुन की फैक्ट्री अपने से स्थापित करके लोगों के बीच एक आदर्श स्थापित किए। बहुत बड़ी बातें हैं। आइए इनको तहे दिल से हम लोग स्वागत करें और नमन करें कि यह जो है प्रेरक पुरुष अन्य युवाओं के लिए भी बने, जो आज औद्योगिकरण में अपना आगे हाथ बढ़ा चुके हैं और हाथ बढ़ाने में जो आगे हैं, उन सबको यही लोगों का आशीर्वाद है कि और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको एक और प्रेरक तत्व के बारे में बता रहा हूँ, लाला लाजपत राय के बारे में बता रहा हूँ। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक पद से उद्योगों की स्थापना में से लोगों को सहायता की है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों के पास कोई देसी बैंक नहीं था। हम लोगों के पास देसी बैंक नहीं था, जिसके चलते हम लोग बड़े परेशान थे। कौन हमको पूंजी देगा? कौन हमको सहायता देगा? कौन हमारी पूंजी की गारंटी करेगा? हम लोग आपको बता देते हैं, पैसे रखने के लिए हमारे पास कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और यह सुविधा और यह सबसे पहले एक सामूहिक रूप से शुरुआत करने वाले हमारे लाला लाजपत राय जी हैं, जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पर हैं। ये आपको यहाँ पर लाला लाजपत राय जी हैं, इन्होंने ही यह किया है। इनकी वैसे आर्थिक जगत में कई पुस्तकें लिखे हैं। इंडियन डेब्ट पर इनकी किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई, जगत प्रसिद्ध हुई और यही लाला लाजपत राय हैं जो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को शुरुआत करवाए थे। मैंने आपको बताया था, पंजाब नेशनल बैंक देश का पहला बैंक है जिसने भारतीय पूंजी के साथ बिजनेस शुरू किया। यह पहला बैंक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पीएनबी की स्थापना करने वाले प्रेरक तत्व के रूप में लाला लाजपत राय और उनके सहयोगी लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत के पहले बैंक हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यह बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम डबल ट्रिपल बार आपको
याद करवा दिया। भारत की पूंजी का इस्तेमाल अंग्रेजी बैंक चलाने में हो रहा है, उन्हें थोड़े ब्याज से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। भारतीयों को अपना राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। इसकी शुरुआत 1894 ईस्वी में ही लाला लाजपत राय ने अपने स्टेटमेंट के द्वारा दिया था। तो यह लाला लाजपत राय का जो अपना सपना था, वह इनका सपना पूरा हुआ पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से। मैं आपको बता रहा हूं इनके सहयोगी कौन-कौन से थे। तो ट्रिब्यून के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया थे। पंजाब के पहले बिजनेसमैन लाला हरकिशन लाल जी थे। वकील काली प्रसन्न राय थे। लाला प्रभु दयाल थे। जयश्री नहीं, जयसी राम बख्शी जी थे। पारसी बिजनेसमैन इसी आपको जेसा वाला थे, जेरूसा वाला थे। और लाला डोलन दास थे। ठीक है ना। राम बहादुर लाला जी थे। लाला लखन थे। तो ये सब लोग मिल करके इन्होंने स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं लाहौर की गणपत रोड पर यह पीएनबी की पहली ब्रांच है। इसका आपको तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बहुत बड़ी बात है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? 23 मई 1894 को ये दयाल सिंह मजीठिया हैं, यही दयाल सिंह मजीठिया है। इन्हीं के लोहार वाले घर में बैंक की पहली बोर्ड मीटिंग हुई। इसमें तय किया गया कि बैंक का हेडक्वार्टर लोहार में बनाया जाए। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया, क्या कि यह तय किया गया कि बैंक के 14 शुरुआती शेयर होल्डर रहेंगे, 60 डायरेक्टर रहेंगे। और 60 डायरेक्टर बैंक के ज्यादा शेयर नहीं खरीदेंगे। शेयरों की बड़ी संख्या आम लोगों के पास रहेगी और उन्हीं का बैंक पर असल नियंत्रण रहेगा। यह आपका जो हम लोग देसी की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो स्वदेशी के रूप में यह पहली शुरुआत थी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए इसको हम लोग एक प्रेरणा के रूप में लेंगे कि इन लोगों ने, लाला लाजपत राय ने उस समय, जिस समय लोग बैंक के बारे में जानते भी नहीं थे, शुरुआत करके छोटे-छोटे उद्योगों को स्थापना करने में इन्होंने सहयोग किया है। मैं अब आपको बता रहा हूँ सूती वस्त्र के बारे में। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको परिचय कराऊँगा जो सूती वस्त्र की स्थापना में इनका आपका बहुत बड़ा हाथ है। वह है आपको तारदे बम्बई के पारसी कावसजी नाना भाई दामार ने 1854 ईस्वी में पहला सूती मिल स्थापित किए थे। और आपको देख रहे हैं यह जो है आपको 1818 ईस्वी में फोर्ड ग्लास्टर में आपको हम दिखा रहे हैं। फोर्ड ग्लास्टर में कोलकाता में एक मिल की स्थापना की गई है, उसको भी दिखा रहे हैं। जे.एन. टाटा द्वारा जो 1877 ईस्वी में एम्प्रेस मिल नागपुर में आरंभ किए गए थे, वह देख रहे हैं। एम्प्रेस मिल का यह आपका नामकरण या इस बिल्डिंग में देख रहे हैं। बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है क्योंकि आप जान ही रहा 1877 की घटना है, तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआती आपको बता दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि इन सब को जे.एन. टाटा जी को, आपको कावस जी नाना भाई दामार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग इनको नमन करते हैं कि इन लोगों के ही प्रेरणा से आज सूती वस्त्र हमारा बहुत आगे बढ़ गया है। आपको बता देते हैं स्वदेशी की बात हुई। गांधी जी ने सूती कपड़ा और खादी के प्रयोग की बात की है। तो जब आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वह आपको कॉटन मिल में गए और वहाँ पर इंग्लैंड में, तो वहाँ देखे कि मिल सबको देखने गए थे कि हमारे स्वदेशीकरण और हमारे जो हमारे देश में
जो या कावसजी, नाना भाई जैसे आपको जे.एन. टाटा साहब जैसे लोगों के प्रयास से जो काम शुरू किया गया है, यहाँ क्या प्रतिक्रिया है? तो वहाँ जाकर के उन लोगों ने दिखाया कि देखिए आपका मोटा कपड़ा था, हम लोगों के यहाँ से कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। वो लोग चाहते थे कि गांधी जी को प्रभावित करें, लेकिन गांधी जी पर उल्टा असर होते जा रहा था। उन्होंने जब नज़र दौड़ाई तो देखे कितने मकड़े के जाल फैले हुए थे। कई मिलें जो थी, कई मशीनें बैठी हुई थी चुपचाप, मीन्स का उसमें जंग लग रहे थे। गांधी जी भीतर से भीतर खुश हो रहे थे कि हम लोगों का स्वदेशी की कल्पना और यह जो है पारसी कावस जी, नाना भाई दामार के प्रयास के चलते और जे.एन. टाटा के प्रयास के चलते गांधी और हमारे देशवासियों का जो खादी और सूती वस्त्र बनाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसमें अब यहाँ मकड़े पड़े हैं, जंग लग रही है और यह खुशी से भीतर से खुशी से यह इनका हृदय पुलकित हो गया। वो लोग समझ रहे हैं कि गांधी जी हँस रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों के सामान देख के हँस रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन भीतर से तो वह खुश हो रहे हैं कि अंग्रेज जो है सो पिछड़ गया, हम लोग जीत गए। आज उन्हीं सब लोगों की प्रेरणा के कारण आज हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आइए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यह आपको 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग का इतिहास प्रारंभ होता है। स्थानीय पूँजी, हमारे पास पूँजी नहीं था, हमने स्थानीय पूँजी से ही शुरुआत किया और 1818 में फोर्ड ग्लास्टर में आपको कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई, किंतु इस अपवाद को छोड़कर यह उद्योग बंबई क्षेत्रों में केंद्रित रहा। यह फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में यह शुरू किया गया है, इसको ध्यान में रखिए या पूछे जाते हैं। मैं बार-बार आप लोगों से निवेदन करूँगा, यह सर्वप्रथम है, इसको भूलेंगे नहीं। तारदेव बम्बई निवासी पारसी कावसजी नाना भाई दामार ने 1854 ईस्वी में पहला सूती मिल, कताई और बुनाई कंपनी जिसको हम अंग्रेजी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कारखाना स्थापित किए। इसी से इसका इतिहास शुरू होता है 1854 ईस्वी में। तो आप देखते हैं 1854 ईस्वी में शुरुआत होती है, 1818 से सर्वप्रथम शुरुआत होती है, उसके बाद 1854 में, 1877 में एम्प्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ करने वाले हमारे परम आदरणीय जे.एन. टाटा साहब ने शुरू किया है, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। आइए मैं आपको आ रहा हूँ सूती वस्त्र के बाद हमारे लिए बहुत अच्छा एक उद्योग और है जो हमारे स्वदेशी कल्पना पर आधारित है और वह है पटसन उद्योग। बंगाल के निकट यह आप देख रहे हैं बंगाल के निकट रिसरा में 1855 में यह शुरुआत किया गया। यह देख रहे हैं रिसरा में यह जूट मिल का सबसे पहला शुरुआत किया गया पटसन उद्योग का। आप यहाँ देख रहे हैं 1818 में और यहाँ 1855 में आपका जूट मिल की शुरुआत की गई रिसरा में बंगाल के पास, जिसको हम सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा है वहीं पर ये किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ 1918 में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। 1919 में एक साल बाद बिरला जूट कंपनी की स्थापित हुई और 1940 में घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजों से अनेक कंपनियां को खरीद करके अब अंग्रेजों से खरीद करके वह भारतीय प्रभुत्व को स्थापित किया घनश्याम दास बिरला जी। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सूती वस्त्र के बारे में मैंने बताया, पटसन उद्योग के बारे में बताया और इसकी शुरुआती पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इसको ध्यान में रखेंगे। मैं अब रेलवे के विकास में आ रहा हूँ। भारतीय रेलवे आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने में 161 वर्ष से भी अधिक समय लग गए।
यह साधारण सी बात नहीं है, लेकिन आज हमने स्थापित कर दिया कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क मेरा है। ठीक है ना? भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 ईस्वी में आया और इसमें रेल के डब्बे डिब्बे को आपको घोड़ों से खींचा जाता था 1831 में। बच्चों आप यह जानते होंगे कि भाई थाने मुंबई से थाने जो चला था वह पैसेंजर गाड़ी था। मैं अभी पैसेंजर गाड़ी से पहले की बात बता रहा हूँ, 1831 की बात बता रहा हूँ। भारत में प्रथम बार रेलवे का परिचालन 1 साल बाद 1832 में मद्रास में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट पत्थर का रेड हिल से चिंताद्रिपेट तक ले जाना था। इसका निर्माण आर्थर कॉटन के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह जो है परिचालन, मैं बार-बार कह रहा हूँ, हम लोग परिचालन यहाँ सामान ढोने के लिए हो रहा है, तो आपको वह पैसेंजर वाली बात आगे आ रही है। इसलिए उससे पहले ही हम लोगों का इतिहास शुरू हो गया 1831। मैं बार-बार आप लोगों से निवेदन करूँगा कि 1831 में ही प्रथम प्रस्ताव जो है मद्रास में हुआ और या 1832 में प्रथम रेलवे का परिचालन आपका मद्रास में हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसको पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं कि इसका आगे का इतिहास में हम क्षण-क्षण आपको बताएँगे। भारतीय रेलवे का जो 1909 में नक्शा बना, भारतीय रेलवे निर्माण 1853 से पैसेंजर से शुरुआत होती है पैसेंजर का, तो आप देख रहे हैं कितना विशाल हमारा भारत हो गया है रेलवे के में मामले में। भारत का रेलवे नेटवर्क जो है आपको विश्व में चौथा सबसे बड़ा 1909 में था। चौथा सबसे बड़ा 1909 में हम थे। आप इसी से समझ सकते हैं, आपको कितनी बड़ी बात हम लोगों की हो गई। और मैं आगे और भी बता रहा हूँ 1845 में आपको गोदावरी नदी पर बनने वाले बांध के निर्माण में सहायक पदार्थों की परिवहन के लिए रेलवे का प्रयोग किया गया था। इस तरह से 1891 में सोलानी नदी पर होने वाले निर्माण के लिए रेलवे का प्रयोग रुड़की में किया गया था। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ जॉर्ज स्टीफेंसन के बारे में। बिना पढ़ाई के बन गए मैकेनिकल इंजीनियर और इन्होंने ही सबसे पहला ट्रेन भाप इंजन बना करके इंग्लैंड में शुरुआत किया था, जिसका प्रभाव भारत में हुआ और तेजी से हुआ। और यह जॉर्ज स्टीफेंसन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि यह जो हैं इन्हीं के कारण ये सब बढ़ा है और यह जो थे ये कोयले के खान में एक साधारण लेबर थे। पढ़ना चाहते थे लेकिन इनके पिता और माता दोनों लेबर थे खान में। और यह कैसे पढ़ते? पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, न समय था न पैसा था। तो इन्होंने लेबर बन के काम किया लेकिन जब बड़े हुए तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हल्का-फुल्का किए, लेकिन इन्होंने जो काम किया वह कृतिमान है। और संस्कृत में एक श्लोक है कृतयस्य स जीवति, कृति ही जीता है। और यह जॉर्ज स्टीफेंसन बिना पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर ही नहीं बने और यह जो है सबसे बड़ा काम कर दिया, भाप इंजन बनवाया और आधुनिक रेल के जनक फादर के रूप में जाने जाने लगे। और आपको बता देते हैं पहली रेलगाड़ी ने इन्हीं के द्वारा स्थापित लंदन से डार्लिंगटन से लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक 37 मील का सफर तय किया है। 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। 1814 में भाप का इंजन बनाया और वह जो है सो भारी से वस्तुओं को भी खींचने में सक्षम था। 27 सितंबर 1825 में भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 यात्री सवार थे। तो जॉर्ज स्टीफेंसन रियली में कीर्तिमान स्थापित किया, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया
की जोश और जज्बा होगी तो जज्बात भी पूरी होगी। तो यह जो है अपनी अपनी अदम्य उत्साह के कारण ही यह इस मंजिल पर पहुंचे। मैं आपको बता दे रहा हूं, भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में 1848 से 56 ईस्वी द्वारा किया गया और अस्तु यह भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। आधुनिक रेल के जनक जॉर्ज स्टीफेंसन थे। भारत में रेलवे के जनक आपको जो थे लॉर्ड डलहौजी साहब थे। मैं आपको बता रहा हूँ भारत की प्रथम भाप इंजन पैसेंजर, मैं अभी पैसेंजर की बात करने जा रहा हूँ। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई बम्बई ब से बम्बई, ब से बोरी, अब ब से बंदर, बोरी बंदर से थाने तक भी चली है, जिसका संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नामक कंपनी ने किया। यह ग्रेट पेनिनसुला के बारे में खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, या खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस ट्रेन ने 3 इंजन, इस ट्रेन में 3 इंजन थे। एक नाम था साहिब, सिंध, सुल्तान। एसक्यू ध्यान रखिएगा, साहिब, सिंध, सुल्तान के साथ 34 किलोमीटर की दूरी तय किए और इस ट्रेन में उस समय लगभग 400 लोगों ने सफर किया। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, जिनके बारे में हम आपको बार-बार कहते हैं, तत्कालीन जो लॉर्ड डलहौजी थे, गवर्नर थे, वह भारत के रेलवे के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने ट्रेन की हरी झंडी दिखाई और 1855 में फेरी क्वीन के नाम से आपका कोयला से चलने वाला इंजन बनाया गया। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यह वही ट्रेन है। यह ट्रेन का आप चित्र देख रहे हैं। आपको 34 किलोमीटर तय किया गया। इसके इंजन जो थे साहिब, सिंध, सुल्तान थे। और यह जो आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जब यह शुभारंभ किया गया तो 21 गन का सैल्यूट दिया गया और इसका टिकट ₹10 रखा गया गेटवे फी के रूप में, और इसको फर्स्ट ट्रेन बुकिंग की गई है इक्सिगो इक्सिगो कंपनी के द्वारा की गई है। यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, या ट्रेन की जो संचालन है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला किया था, उसको ध्यान में रखेंगे। और 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर से, बम्बई के बोरी बंदर से थाने या ठाणे दोनों नाम पुकारा जाता है, या यही ट्रेन चली थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उस टीम को जो प्रथम बार इस ट्रेन को ले जा रही है। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेन ड्राइवर जो सेल्वेई थे। हैट जो यह रखे हुए हैं हाथ में, वह है सेल्वेई साहब हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इस इंस्पेक्टर जिम स्ट्रीटर हैं, या इंस्पेक्टर साहब हैं, ठीक है ना। एंड फायरमैन विवियन मैगी हैं, एंड इरिक टेनेंट हैं, या इरिक टेनेंट हैं। तो सभी के बारे में मैं उस टीम के बारे में भी बता दिया हूँ, जो आप लोगों के लिए यह प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया हूँ। आइए मैं बता रहा हूँ, भारत में बिछाई गई रेल को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारत में रेलवे लाइन का सबसे अधिक विस्तार हुआ, मीन्स सर्वाधिक विस्तार हुआ है। इसको ध्यान में रखेंगे, या पूछे जाते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ, 1902 में सर थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग की गठित किया गया था। रेल आयोग का गठन हुआ था, उसमें 2 सदस्य थे। प्रथम सदस्य सैयद बिलग्रामी थे। बाद में लोगों के कहने पर आपको गुरुदास बनर्जी जो जज थे, उनको भी सम्मिलित किया गया। 1908 में रेलवे का स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। 1924 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर रेलवे को सामान्य बजट से पृथक किया गया। यह बराबर पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे। पहली भाप इंजन पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1855 में अब ईस्टर्न रेलवे में मिस हावड़ा हुगली, हौ से हावड़ा, हौ से हुगली 38.62 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। यही आपको ट्रेन है, आपको ये ट्रेन है जो इस इंडियन रेलवे का है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, दक्षिण भारत मद्रास में अर्काट के बीच 1856 में चला था, इसको भी ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर बतला देता हूँ, अप्रैल 16 को 3 बज के 35 मिनट पर फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया बॉम्बे से थाने की ओर चली है, और उसके टीम के बारे में पहले भी हम बता दिए हैं। यह टीम है और यही ट्रेन है जो चली है, और थाने यह जो है सो, और दूसरी जो ट्रेन है कंसिस्ट ऑफ टू ट्रेन ईच वे ऑफ बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे एंड लेटर बॉम्बे एंड माहिम भाया दादर। दादर वहाँ का बहुत फेमस स्टेशन है मुंबई का, उसको ध्यान रखिए। मैं एक चित्र और दिखा रहा हूँ, उस समय बैलगाड़ी से ही सब कुछ होती थी। बैलगाड़ी से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैलगाड़ी से या जो है पैसेंजर आ रहे हैं। यही विश्व का सबसे शानदार रेलवे स्टेशन था, विक्टोरिया टर्मिनस आज भी है मुंबई में। यह 1828 में पूरा किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए, मैं 1873 में मैं आपको बता रहा हूँ, कलकत्ता से सियालदह के बीच ट्राम गाड़ी चालू की गई थी। इसे घोड़े से खींचा जाता था, जो आपको कलकत्ता में चलता है ट्राम। बाद में बम्बई आया 1874 में, बम्बई से कोलाबा के बीच में ट्राम चलता था। 1525 में पहली विद्युत से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनल से, विक्टोरिया टर्मिनल यही टर्मिनल है, टर्मिनस भी उसको कहा जाता है, से कुर्ला के बीच में चली थी। हावड़ा से पहले बिहार में, मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हावड़ा से पहले बिहार के पटना में 1862 में स्टेशन का निर्माण किया गया था, और जहाज से पानी के रास्ते केमिकल का व्यापार होता था, आपको यह जानते हैं। 1863 में बड़ौदा के महाराज ने बैल से खींचने वाला सैलून बनाया था। सैलून मीन्स दाढ़ी बनाने वाला नहीं, सैलून मीन्स रेलवे की सब सुविधाओं वाला सैलून, जिसमें आराम करने से लेके रहने सहने सब चीज की व्यवस्थाएं थी, तो वह सैलून कहा जाता था। 1864 में जमालपुर, यह भी बिहार के पॉइंट ऑफ बीपीएससी के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1864 में जमालपुर रेल कारखाना बनाया गया। यहाँ जो घड़ी लगाई गई थी, उसमें कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पंचिंग मशीन भी लगाई गई थी। 1897 में जमालपुर में ही एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के लिए सबसे शक्तिशाली वाष्प इंजन बनाया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसको हमने जो बताया है, हावड़ा से पहले 1862 में स्टेशन का निर्माण पटना में हुआ है, यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, 1866 में बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के लिए परेल रेल कारखाना में 6 सीटर का सैलून स्पेशली बनाया गया था। तो आपको यह आश्चर्य लगता होगा, लेकिन महाआश्चर्य तब लगता हो कि बिहार के हमारे दरभंगा महाराज ने सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित सैलून बनवाया, जो कोयले के चलने वाले इंजन से चलता था। धीरे धीरे रेलवे में सुधार आया, और 1923 ईस्वी में चलने वाला, जब वाष्प से चलने वाला इंजन तैयार किया गया बिहार में, 1874 में दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की। 1874 बिहार के लिए यह बहुत गौरवशाली दिन है, बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे कि दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत 1874 में आपको कांग्रेस की स्थापना से पहले पूर्व 11 साल पूर्व जो है 1874 में की गई थी। आजादी से पहले भारत के कई प्राइवेट रेल कंपनी चल रही थी, तिरहुत रेलवे उनमें से एक थी।
जिसे दरभंगा स्टेट, दरभंगा रियासत नहीं था, जमींदार थे, लेकिन वो ऐसे नामी जमींदार थे जिनको आदर पूर्वक आज भी, श्रद्धा पूर्वक आज भी हम लोग याद करते हैं, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना में भी तन मन धन सब अर्पित कर दिए थे। तो ऐसे महाराज जो हैं, जिन्होंने एक जमींदार राजा होते हुए भले उनकी महाराज की उपाधि मिली, महाराजा धीराज की उपाधि मिली, राज परिवार कहलाए, लेकिन वह एक रियासत बिहार में था ही नहीं, तो आपको वह जमींदार स्टेट कहलाए, और इसके बावजूद भी दरभंगा स्टेट वह आपका चला रहे। तिरहुत तिरहुत कंपनी चलाए, जो ट्रेन चलाती थी। आइए मैं आगे आपको बता देता हूँ कि यह पूर्वोत्तर रेलवे में सबसे पहले चलने वाला इंजन का नाम लॉर्ड लॉरेंस था। आपको लॉर्ड लॉरेंस था, जिसने 1874 में पहली ट्रेन खींची थी। इंजन को लंदन से समुद्र के जरिए बड़ी नाव पर रख करके कोलकाता लाया गया, और इसी इंजन से पहली बार दरभंगा तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। भारत में रेलवे का सफर शुरू होने के 2 दशक बाद, यानी 21 वर्ष बाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, पूर्वोत्तर रेलवे का उद्भव हुआ। मैं बतला रहा हूँ, यूपी से पहले यहाँ पर शुरुआत हो गई। बिहार में 15 अप्रैल 1874 में दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की थी। वाजिदपुर समस्तीपुर जो कहलाता है, दरभंगा के बीच यह पहली ट्रेन चली थी, और वह ट्रेन जो थी मानवता के लिए बनाई गई थी। में उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत तरह की परेशानियों से आम जनता त्रस्त थी, तो रेलगाड़ी राहत सामग्री ढोने के लिए चलाई गई थी, और वह वाजिदपुर दरभंगा के बीच चलाई गई थी। जिस तरह से आपको बम्बई से आपको चली थी, उसी तरह से यह पहली ट्रेन थी महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा यह किया गया था शुरुआत। 1874 में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। मैं बार-बार कह रहा हूँ, बड़ी दुर्दिन का समय था। उसमें राहत सामग्री पहुँचाने के लिए, खाद्य और चारा पहुँचाने के लिए वाजिदपुर और दरभंगा के बीच 51 किलोमीटर लाइन का निर्माण मात्र 60 दिनों में कर दिया गया। हमारे बिहार के आपको जुझारू लोगों ने मात्र 60 दिनों में 51 किलोमीटर रेलवे लाइन बना दिया, क्योंकि अकाल और के आपको सुविधा देने के लिए, खाद्यान्न और चारा पहुंचाने के लिए यह काम था। तो सभी लोगों ने मिलजुल करके काम किया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस रेलवे लाइन का नाम तिरहुत रेलवे दिया गया। जबकि दरभंगा महाराज चाहते तो दरभंगा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको सबको लेकर चलने की बात किया था, तो तिरहुत नाम दिए, जो तिरहुत का हेडक्वार्टर अभी मुजफ्फरपुर है। मैं आपको बता देता हूँ, जुलाई 1890 तक रेलवे लाइन का विस्तार 451 किलोमीटर तक हो गया। आप देख रहे हैं कितना डेवलपमेंट तेजी से कर रहे हैं, और आपको पूरे उत्तर बिहार में इसका जाल फैल गया। 1875 में दलसिंह सराय से समस्तीपुर, 1877 में समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, 1833 में मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, और 1883 में मोतिहारी से बेतिया, 1890 से दरभंगा से सीतामढ़ी, 1900 में हाजीपुर से बछवाड़ा, 1905 में सकड़ी से जयनगर, 1907 में नरकटियागंज से बगहा, 1912 में समस्तीपुर से खगड़िया आदि रेल खंड बनाए गए। अवध तिरहुत रेलवे की नींव 1886 में अवध के नवाब अकरम हुसैन साहब और दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह दोनों ने ही शाही परिषद के सदस्य चुने गए, जिसके बाद 1886 में अवध और तिरहुत रेलवे में यह समझ बनी कि दोनों क्षेत्रों के बीच आना जाना सुगम किया जाए, और दोनों ने यह एक समझौता किया, बिहार के सोनपुर से अवध के बहराइच तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए 23 अक्टूबर 1882 में शुरुआत की गई। यह एक बहुत बड़ी बात है।
और अवध तिरुत का गठन किया गया। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह किसानों की जमीन का बेवजह रेलवे द्वारा अधिग्रहित किए जाने से वह नाराज थे। उन्होंने शाही परिषद जो अब राज्यसभा है, उसने भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। रेलवे के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी थी, जिसके कारण 1896 में सरकार बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बीच हुए करार के मुताबिक बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने तिरहुत रेलवे के कामकाज को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अपना रिश्ता हटा लिया, क्योंकि देखा कि हमारे वह एक किसान के हमदर्द के रूप में आगे आए, और उन्होंने कहा कि नहीं, किसान के को ध्यान में रख करके उन्होंने अपना धीरे-धीरे अलग होना शुरू कर दिए दरभंगा महाराज। मैं आपको बता रहा हूँ, दरभंगा महाराज आपको देख रहे हैं, दरभंगा में 3 रेलवे स्टेशन था। एक छोटा-सा जिला उस समय था, उसमें हराही जो था रेलवे स्टेशन था। अंग्रेज़ों के लिए लहेरिया सराय जो दरभंगा का मुख्यालय था, और नरगौना टर्मिनल जो था, नरगौना पैलेस। मैं बार-बार यह कह रहा हूँ कि ऐसा पूरे भारत में पहला ऐसा राज दरबार है जहाँ पर रेलवे लाइन पहुँच जाती थी उनके घर के गेट पर। घर के गेट पर नहीं, महल के गेट पर। मीन्स वह घर के गेट पर भी नहीं आएँगे, रूम से, नरगौना पैलेस से सीधे वह इस ट्रेन में बैठेंगे। और उस ट्रेन की साधारण व्यवस्था नहीं थी, वह ऐसा आपका सैलून था जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखेंगे, यही हमारे दरभंगा महाराज हैं। और मैं बता रहा हूँ, या 2 सैलून यानी पैलेस ऑन व्हील थे। इसमें कुल 4 डिब्बे होते थे। पहला डिब्बा बैठक खाना, बेडरूम होता था। दूसरा डिब्बा स्टाफ के लिए, तीसरा डिब्बा पैंट्री, और चौथा डिब्बा अतिथियों के लिए होता था। और उसमें सोने चांदी से मढ़ा हुआ उसमें बहुत सारी चीजें होती थी। प्रतीक चिन्ह मछली की आकृति उगी उगी हुई थी। और वह जो है सैलून जो है, महाराजा के लिए बने बेडरूम का नाम नरगौना सूट रखा गया था, और महारानी के लिए बने सूट का नाम रामबाग सूट था, जो आज भी नरगौना और रामबाग है दरभंगा महाराज के किला में। आपको देख रहे हैं यहाँ पर तिरहुत स्टेट के द्वारा, जो दरभंगा महाराज के द्वारा यह रेलवे इंजन है, उसका पार्ट है, वह रखा गया है, लेकिन उसकी देखभाल की कमी के चलते थोड़ी-सी दिक्कत में है, लेकिन यह अभी भी अवशेष है। आप देख रहे हैं, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको दरभंगा स्टेशन पर वह स्वागत आपको कर रहे हैं, और उनकी पत्नी हैं दरभंगा महाराज। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो वायसराय हैं लॉर्ड वेलिंगटन, उनका स्वागत कर रहे हैं। उनकी पत्नी इसी ट्रेन से उतर करके आ रही है, तो यह कितनी बड़ी बातें हो गई। इसका उपयोग मैंने आपको बताया था, गांधी जी भी किए थे, लेकिन गांधी जी सूट में नहीं जाते थे, क्योंकि वह सूट जो था, सैलून जो था, वह बड़े लोगों के लिए था। वो कहते थे आम जनता की जो सुविधाएँ हैं उसी में हम रहेंगे, और इसलिए 3rd क्लास के ही सुविधाओं को जब यह मालूम हुआ दरभंगा महाराज को, तो उन्होंने पत्र के माध्यम से आग्रह किया आपको हायर अधिकारीगण को कि इसका भाई इसमें सुविधाएँ, शौचालय की और पंखे की सुविधाएँ दी जाए। तुरंत क्या हुआ, तिरहुत रेलवे के में पहली बार 3rd क्लास में शौचालय और पंखे की व्यवस्था कराई गई। यह जो है गांधी जी के लिए स्पेशल बनाया गया था, जो आम लोग भी उससे फ़ायदा उठाए। यह तिरहुत रेलवे जो था सबसे अधिक सुविधा देती थी, जो आपको दरभंगा महाराज तिरहुत कंपनी के द्वारा चलाया जाता था। मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी से लेकर के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तक इसके
सैलून का उपयोग किए थे। गांधी जी केवल थर्ड क्लास में चलते थे, इसलिए उस सैलून का उपयोग नहीं किया था। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा-सा सैलून का भी दृश्यावलोकन मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो भी दरभंगा स्टेशन पर आए हुए हैं और हमारे महाराज जो हैं कामेश्वर सिंह वो स्वागत कर रहे हैं। यही जो हैं आप दिखाई पड़ रहे हैं लॉर्ड लिनलिथगो हैं और यहाँ पर हमारे महाराजाधिराज श्री कामेश्वर सिंह हैं, उनके और अन्य स्टाफ हैं। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस ट्रेन से उतर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से मुस्कुराते हुए और कितना भव्य स्वागत कर रहे हैं, जो ये कंपनी के मालिक हैं और वह आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जबकि उस समय राष्ट्रपति नहीं हुए थे, 1945 की घटना है। आपको मैंने यहाँ पर डेट भी अंकित कर दिया है और तब इतना स्वागत कर रहे हैं। यह महान उदारता आपको दरभंगा महाराज की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बरौनी रेलवे स्टेशन पर पैलेस ऑन व्हील पहुँच रही है, उसका दृश्यावलोकन है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरहुत रेलवे से यात्रा करके दरभंगा पहुँच रहे हैं, उसका दृश्यावलोकन है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यह बड़ी रेलवे लाइन का सैलून बरौनी में रखा जाता था, जबकि छोटे लाइन का नरगौना टर्मिनल पर रखा जाता था। मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो रेलवे परिचालन जब शुरू हुआ तब गंगा नदी पर पुल नहीं थी, जिसके चलते यात्रियों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए स्टीमर सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। तिरहुत रेलवे के पास 1881 और 82 में 4 स्टीमर थे और जिसमें से 2 पैडल स्टीमर थे जिसको ईगल कहा जाता था और बार थे, जबकि 2 क्रू स्टीमर फ्लोक्स और सिल्फ थे, जो स्टीमर बार और सुल्तानपुर घाट के और मोकामा सिमरिया घाट के बीच चलते थे। गंगा पर कोई पुल ना होने की वजह से लोग स्टीमर पर बैठ आते जाते थे। यही स्टीमर है जो जिस पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो है ये स्टीमर है आप देख रहे हैं और यह ईगल और बार और फ्लोक्स और सिल्फ की बात मैं जो कहा था वो आपका है। इसको आप देखेंगे कितनी बड़ी बात थी जो इन्होंने दरभंगा महाराज ने किया था। मैं आपको ये बता दूं कि यही वह जो है आपका सैलून है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ सैलून का ही बेडरूम है। सोने चांदियों से मढ़ा हुआ यह बेडरूम कितना भव्य और कितना दिव्य लगता है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर तिरहुत रेलवे के डिब्बों को अवशेष भी अब नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जबकि बहुत बार आवाज़ उठाई गई है। मैं पहले रेल पुल दपुरी वियाडक्ट मुंबई थाने रूट पर है। पहली रेल सुरंग जो है पारसिक सुरंग है। पहली अंडरग्राउंड रेलवे कलकत्ता मेट्रो है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच चली थी। ट्रेन पहली बार टॉयलेट का इस्तेमाल 1891 में फर्स्ट क्लास में, 1907 में लोअर क्लास में भी शुरू हुआ। आपको बता देते हैं पहली रेल सेतु बॉम्बे थाने रूट पर डपुरी वायाडक्ट में हुआ। पहली रेल सुरंग पारसिक सुरंग में हुआ, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर दिया हूँ। आइए मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी अन्य उद्योग थे उस पर भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। जो आयरन एंड स्टील का बता रहे हैं, क्रूसिबल इस्पात का मैगजीन का उपयोग करके जोसिया मार्शल हीथ बनाए थे अर्काट में। और 1870 में कुल्टी में फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस कुल्टी में हुआ था। 1870 में प्रोडक्शन इसको 1870 में
फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस कुल्टी में बना था और 74 में उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। मैं जमशेदपुर लौह इस्पात का 1907 में, यह बहुत महत्वपूर्ण है, 1907 में, 1919 में वर्णपुल में हुआ, 1923 में भद्रावती हुआ, 1938 में मुड़ी झारखंड में हुआ। यह इस्पात उद्योग का मैं बता रहा था। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एल्युमिनियम का है, 1937 में जेके नगर और उसके बाद जो है मुड़ी में हुआ। अन्य उद्योगों में मैं आपको बता रहा हूँ, सूती बस 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ। चीनी जो है बेतिया में 1840 में हुआ। यह बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। जूट का 1855 में रिसरा में हुआ बंगाल में। ऊनी वस्त्र का कानपुर में हुआ। कागज का 1879 में लखनऊ में हुआ। रेलवे वर्कशॉप 1885 में, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई, जमालपुर मुंगेर में। बीपीएससी वालों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेन्नई सीमेंट का 1904 में हुआ। रासायनिक उर्वरक का 1905 में रानीपेट तमिलनाडु में हुआ। इस तरह से विकास की शुभारंभ हुआ। जय हिंद, जय भारत।